दोस्तों, हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी की कितनी इम्पोर्टेंस है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फैन, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनके बिना आज हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए हमें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की। हम चाहे घर पर हों या ऑफिस में, हर जगह हमें बिजली के करंट की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, एक ज़माना था जब लोग दिए की रोशनी में अपनी ज़िंदगी बिता लेते थे, और एक आज का समय है, यदि महज 12 घंटे के लिए बिजली चली जाए तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, बड़े बड़े मशीन्स काम करना बंद कर देते हैं, एवं हमारे रोज़मर्रा के इक्विपमेंट्स भी डेड हो जाते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह बिजली भी लोगों की बेसिक नीड बन गई है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो चीज़ हमारी लाइफ के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, उस चीज़ का आविष्कार किसने किया? किसने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का इन्वेंशन किया, और सबसे ज़रूरी कब किया? दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं बल्कि खोज हुई थी। खोज और आविष्कार में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जिसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। पर आज के इस वीडियो में हम आपके इस कंफ्यूजन को भी हमेशा के लिए दूर कर देंगे। दोस्तों, जो चीज़ नेचर में पहले से मौजूद है और उसे जब किसी इंसान द्वारा खोजा जाता है तो उसे साइंस में खोज कहा जाता है। जैसे फायर, यह हमारे नेचर में पहले से मौजूद है और बाद में आदि मानव ने इसे खोज निकाला। लेकिन जब कोई चीज़ नेचर में पहले से मौजूद नहीं हो और उसे किसी इंसान द्वारा बनाया जाए तो उसे इन्वेंशन यानी कि आविष्कार कहा जाता है, और जो आविष्कार करता है उसे एक साइंटिस्ट कहते हैं। अगर बात इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट की करें तो यह तो नेचर में पहले से मौजूद था, इसलिए यह कहना गलत होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की तो खोज हुई थी। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी की भले ही खोज हुई हो, लेकिन आज हम जिस अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट का इस्तेमाल अपने घर, ऑफिस में करते हैं, उसका आविष्कार हुआ था। फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए जिस करंट का इस्तेमाल किया जाता है वह अल्टरनेटिंग करंट है, और जो करंट आज हमें बैटरी से मिलता है वह डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट होता है। हमारे साइंटिस्ट ने डीसी करंट की खोज की थी। बाद में डीसी करंट को ध्यान में रखकर अल्टरनेटिंग करंट का इन्वेंशन किया गया था। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह सभी खोज और इन्वेंशन किसी एक इंसान के द्वारा नहीं किए गए, बल्कि यह अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया है। और अगर समय की बात करें तो 2700 BC पहले तक लोगों को सिर्फ इतना पता था कि कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिन्हें छूने से झटके का एहसास होता है, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि वह झटका असल में करंट का ही एक रूप है। लोगों का ध्यान करंट की तरफ 600 BC में गया, जब थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने कांच के एक टुकड़े को और रेशम के धागे की मदद से इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में इस कांच के टुकड़े को कुछ देर तक रेशम के धागे पर रगड़ा, और फिर जब वह कांच के टुकड़े को कागज के टुकड़े के पास ले गए तो उन्होंने पाया कि उस कांच के टुकड़े में एक खास तरह की पावर आ गई है। वो बेहद ही हल्की वस्तु कागज को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। उस कांच के टुकड़े में जो पावर आई थी
थेल्स ने उसे ही इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था, पर थेल्स के इस थ्योरी पर उस समय लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद साल 1772 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक महान साइंटिस्ट ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में यह साबित किया कि आसमान में चमकने वाली बिजली करंट का ही एक रूप है। आप जानकर शॉक हो जाएंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी जान तक को जोखिम में डाल दिया था। एक्चुअली जब एक रोज तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही थी, उस समय बेंजामिन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक पतंग ली और पतंग की डोर में एक चाबी लटकाकर पतंग को आसमान में उड़ाने लगे। थोड़ी देर बाद जब आसमान में बिजली कड़की, तब बिजली पतंग की भीगी हुई रस्सी से होते हुए चाबी तक आई, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन को बिजली का झटका महसूस हुआ। और इस तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह साबित कर दिया कि आसमान में कड़कने वाली बिजली करंट का ही एक रूप है। वाकई में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। दोस्तों, उनकी इस महान थ्योरी की वजह से ही बिजली की खोज करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद साल 1800 में इटली के एक वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रा ने केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाई थी, जिसे उन्होंने इलेक्ट्रिक शेल का नाम दिया था। इलेक्ट्रिक शेल को ही आज हम बैटरी के रूप में जानते हैं, यानी आज हम जिस बैटरी का इस्तेमाल करते हैं उसे बनाने का श्रेय अलेक्जेंड्रा को जाता है। वैसे अलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम पर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ड्राइवर यही नहीं रुके। साल 1831 में बिजली के एक और ग्रेट साइंटिस्ट ने अपना क्रांतिकारी योगदान दिया। उस साइंटिस्ट का नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने अपनी थ्योरी में बताया कि यदि एक तांबे की तार के कॉइल यानी कि कुंडली के चारों तरफ मैग्नेट को तेजी से घुमाया जाए तो इस प्रोसेस से भी बिजली बनाई जा सकती है। दोस्तों, माइकल फैराडे के इस आविष्कार को ही आज इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का नाम मिला हुआ है। माइकल फैराडे के इस प्रयोग का इस्तेमाल करके साल 1878 में अमेरिका साइंटिस्ट थॉमस एडिसन ने अमेरिका में और ब्रिटिश साइंटिस्ट जोसेफ स्वेन ने ब्रिटेन में फिलामेंट बल्ब का आविष्कार किया। और इस तरह से इन दोनों महान वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को बिजली के बल्ब का आविष्कार दिया। हालांकि यह बात अलग है कि बल्ब के आविष्कार के लिए हम सिर्फ थॉमस एल्वा और एडिसन को ही याद करते हैं, जबकि जोसेफ स्वान ने भी बल्ब का आविष्कार किया था। खैर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, साल 1878 तक सिर्फ डायरेक्ट करंट यानी कि बैटरी वाला करंट का ही उपयोग किया जाता था। पर यहाँ डीसी करंट के साथ साथ दो मेजर प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट, इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और सेकंड, इसे 2 से 3 किलोमीटर की रेंज तक ही ले जाया जा सकता था, जिस वजह से 2 या 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर बिजली ले जाने के लिए प्रोटेक्शन हाउस बनाने की ज़रूरत होती थी, जो काफ़ी खर्चीला भी होता था। डीसी करंट के इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करने वाले एक और वैज्ञानिक जिसका नाम निकोला टेस्ला था, उन्होंने डीसी करंट की कमी को पूरा करने के लिए एसी करंट पर काम करना शुरू किया। एक्चुअली निकोला टेस्ला डीसी करंट की कमी को दूर करके एक ऐसा करंट बनाना चाहते थे जिसका उपयोग दूर तक बिजली ले जाने के लिए किया जा सके और साथ ही वह सुरक्षित भी हो। कहा जाता है कि उस समय जब निकोला टेस्ला ने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में थॉमस अल्वा एडिसन को बताया तो एडिसन साहब ने एसी करंट के कॉन्सेप्ट को अपनाने से मना कर दिया और उन्होंने निकोला टेस्ला को क्लियर वर्ड्स कह दिया कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वह आप हमारे डीसी जनरेटर पर ही करें। एसी करंट के कॉन्सेप्ट के लिए हम कुछ भी अलग से नहीं करने वाले। उस समय थॉमस अल्वा एडिसन का यह रवैया निकोला टेस्ला अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और वह अकेले ही एसी जनरेटर और एसी मोटर की थ्योरी कॉन्सेप्ट पर काम करने लगे। निकोला टेस्ला की मेहनत रंग लाई और उन्होंने 1878 में एसी करंट का आविष्कार करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। निकोला टेस्ला के द्वारा आविष्कार किया गया
एसी करंट को वायर की हेल्प से लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है, और वह भी सुरक्षित तरीके से। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बिजली की खोज से लेकर उसके आविष्कार तक कई सारे वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर काम किया, और उन्हीं की मेहनत का यह नतीजा है कि आज हम अपने घर में बैठे बैठे कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप, पंखा, फ्रिज, एसी जैसे कई इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल बस एक स्विच दबाकर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश भारत में बिजली कब आई? भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति की गई थी नगर कोयला खान, दरभंगा, बिहार में। यह घटना 7 दिसंबर 1879 को ब्रिटिश इंजीनियर और फिजिसिस्ट विलियम्स पीटर क्लार्क द्वारा संचालित एक धातु इंडक्शन कोयला वायरलेस टेलीग्राफ द्वारा महज 4 किलोमीटर दूरी पर हुई थी। यह इतिहास में बिजली की पहली सफल आपूर्ति की घटना मानी जाती है। तो दोस्तों, यह थी बिजली के खोज से लेकर उसके आविष्कार तक की पूरी कहानी। वैसे क्या आपको आज से पहले पता था कि बिजली की खोज हुई थी या आविष्कार? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ एक वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप मिस न कर सकें। फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।